हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है। ये मेरा पार्ट नंबर 2 है बीए पॉलिटिकल साइंस कोर 9 सेमेस्टर 4। जैसे कि आपको पता है कि 16 नवंबर को शायद आपका एग्जाम है, तो मैंने पार्ट 1 इसका बना दिया। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बताया था हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना। ये मेरा क्वेश्चन नंबर पहला है। इसका मैंने कुछ पॉइंट बता दिया था पार्ट 1 में। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे पहले आप जाकर के उस पार्ट 1 को देखें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखेंगे पार्ट 2 आपको नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट तक बता दिया था। आज का पार्ट है पार्ट 3 से। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंट 1 जो पार्ट 1 है उसको जाकर के आप लोग देख ले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसके पहले मैंने बता दिया था। ठीक है, तो चलते हैं पॉइंट नंबर जो 3 है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी सारे मैं पॉइंट लिखवाता हूँ, अगर उसमें से आधे भी आपको समझ में आ जाता है ना, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लगोगे। क्योंकि मैंने हमें प्रयास ये किया है कि अधिक से अधिक पॉइंट डालने का। अगर उसके आधा अगर भी आप समझ आते हो तो आप आराम से लिख सकते हो। और आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, बस आप इसको समझ लो, और अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला इस जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है वो ये है कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। ठीक है, तीसरा पॉइंट में ये बताया गया था कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून के बारे में। तो प्राकृतिक अधिकार क्या था? तो प्राकृतिक अधिकार में ये बताया गया था कि मनुष्य अपना जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना चाहता है, जो भी कुछ उसको पसंद है, वो अपना मुताबिक अपना अनुसार से वह कर सकता है। ठीक है, जबकि प्राकृतिक कानून में क्या बताया गया था कि आपको कुछ वैसा काम नहीं करना जो हमारा पर्यावरण को एक दूसरे को मतलब हानि पहुँचाए। जैसे आप अगर किसी को मर्डर कर देते हो और उससे आपको प्रॉफिट मिलता है, कोई पैसा देता है, तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको ज़रूरत का सामान तो फिर ज़रूरत का चीज़ें करना है, लेकिन आपको अपना हित में रह करके करना है। कुछ नियम भी कानून है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको पैसा का कमी है, पैसे के चक्कर में दूसरा का मर्डर कर दिया। ये हमारा कानून प्राकृतिक कानून में बताया गया। तो प्राकृतिक अधिकार क्या था? प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह था कि मनुष्य अपने आत्मरक्षा व आवश्यक कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। मतलब वो जो चाहे वो अपने जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों के लिए वो जो चाहे वो कर सकता है, अपने हितों में रह करके अपने हितों के लिए जो वो चाहे वो कर सकता है, जो भी चीज़ों को उसको ज़रूरत है। लेकिन वही अगर हम प्राकृतिक कानून का बात करें तो ये दूसरा उल्टा है इसका, कि प्राकृतिक कानून के तहत मनुष्य वैसा काम नहीं करेगा जिससे किसी को हानि पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी पर बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक अधिकार पर। ठीक है, चलते प्राकृतिक अधिकार का पॉइंट नंबर 2। जबकि प्राकृतिक अधिकार से अलग प्राकृतिक कानून का अर्थ यह था कि मानव को ऐसा कार्य करने से रोका जाना चाहिए जिससे उनका प्राण के लिए घातक हो सके। मैंने बताया अभी आपकी प्राकृतिक कानून में यह बताया गया है कि मनुष्य को वैसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी के भी प्राण के लिए मतलब हानि पहुंचाया जा सके, है ना। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है और ऐसे लोगों को रोकना है। ये था प्राकृतिक कानून का अर्थ। मतलब एक में जो मर्जी वो कर सकते हो, और प्राकृतिक कानून के अंदर आप वैसा चीज़ें नहीं कर सकते हो जिससे लोगों को हानि पहुंचे। मैं आपको बता दूं, अगर पॉइंट नंबर ये 3 एग्जाम में आपको नहीं समझ में आता है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, अगर ये आप लोग हेडिंग में नहीं डाल पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ से डाल दो पॉइंट नंबर 1 प्राकृतिक अधिकार के बारे में। ये पॉइंट नंबर 2 लिख दो कि जबकि प्राकृतिक अधिकार से अलग प्राकृतिक कानून का अर्थ यह था कि मानव को ऐसा कार्य करने से रोका जाना चाहिए जिससे उनका प्राण के लिए घातक हो सके। पॉइंट नंबर 3 डाल दो। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का पता चलता है। जी बिल्कुल, प्राकृतिक अधिकार में क्या बोला गया था कि आप जो मर्जी वो कर सकते हो। तो प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का पता चलता है, जबकि प्राकृतिक कानून से दायित्व अथवा कर्तव्य का मतलब आभास होता है। कैसे है देखो, प्राकृतिक अधिकार में जो मर्जी वो कर सकते हो तो इससे स्वतंत्रता का फील होता है। लेकिन प्राकृतिक कानून से ये पता चलता है प्राकृतिक कानून किस लिए बनाया गया, ताकि किसी को हानि नहीं पहुँचाई जाए। प्रकृति को हानि मत पहुँचाओ। अपने आवश्यक चीज़ों के लिए तुम पेड़ पौधे काट दोगे तो हानि पहुंचेगा, तो इससे तुम्हें भी हानि है। तो तुम्हारे लिए ही वो बता रहा है, तो तुम्हारे ही जीवन के लिए तुम्हारे ही कर्तव्य के लिए वो मतलब निर्भर है। जैसे पुलिस है, तो क्या पुलिस अपने लिए करता है? हमारे लिए करता है। वैसे जो कानून बनाया गया वो हमारे लिए ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट वगैरह डाल सकते हो आप लोग। पॉइंट नंबर 4 देख सकते हो, प्राकृतिक अधिकार। जो प्राकृतिक अधिकार है वह संघर्ष को जन्म दे सकता है। यस, क्यों दे सकता है? क्योंकि प्राकृतिक अधिकार में ये बताया गया कि आप लोग जो मर्जी वो कर सकते हो। तो हो सकता है आप लोग लड़ाई भी कर दोगे, आप लोग हिंसा भी कर दोगे, एक दूसरे के प्रति लड़ाई भी कर दोगे, क्योंकि इसमें तो बोला गया जो मर्जी वो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक संघर्ष भी हो सकता है। लेकिन जबकि प्राकृतिक कानून इस संघर्ष को रोक सकता है, क्योंकि इसमें तो कानून बनाया गया है कि आप लोग किसी को लड़ाई नहीं कर सकते हो। तो प्राकृतिक कानून जो वो संघर्ष को रोकता है, जबकि प्राकृतिक जो अधिकार है वो प्राकृतिक क्या करता है, वहाँ पे संघर्ष उत्पन्न कर देता है, लड़ाई उत्पन्न कर देते हैं, है ना। अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है कि प्राकृतिक के कुल 9 नियम थे। प्राकृतिक में जो थे वो कुल 9 में बोल रहा हूँ 19 यानी 19 नियम थे, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण थे। जो प्राकृतिक का नियम बनाया जा रहा था उस टाइम उसका टोटल 19 नियम थे, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण था। पहला ये था कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अधिकार में कोई भी कानून में लिखा रहेगा तो यही लिखेगा, ये नहीं लिखा रहेगा कि शांति स्थापित नहीं करना है। ठीक है,
बी नंबर पॉइंट में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने के लिए कुछ प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करना चाहिए। जैसे देखो, अगर शांति तभी स्थापित होगा जब कुछ आप प्राकृतिक अधिकारों को त्याग दोगे। जैसे मान लो अगर आप ये सोचोगे कि प्राकृतिक अधिकार में तो ये बताइए कि जो मर्जी कर सकते हो, तो आप लोग लकड़ियाँ भी काटना स्टार्ट करोगे, एक दूसरे से लड़ाई भी स्टार्ट करना करोगे, तो ये सब चीज़ों को आपको कुछ चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को भी अगर आप अधिकार मान करके चलोगे तो फिर ये शांति स्थापित नहीं होगा। तो ये सब कुछ चीज़ों को आपको जो नहीं करने लायक है वो सब चीज़ों को आपको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं इसका सी नंबर। व्यक्तियों को समझौते का पालन किया जाना चाहिए जो समझौता उससे खुद किया हो। और देखिए, आखिर समझौता कौन करेगा? आखिर हम ही लोग तो मिलकर किए होंगे ना कि हाँ ऐसे लड़ाई नहीं करना है। और उस जो समझौता खुद लोगों ने वो समझौता किया है कि हिंसा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, उस नियम को सभी को मानना चाहिए। क्योंकि ये देखा जाता है कि नियम तो बना लेते हैं सारे लोग, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो जो नियम बनाया जाता है उसे फॉलो भी करना अनिवार्य है। ये बताया गया पॉइंट नंबर 3 में प्राकृतिक कानून क्या था और प्राकृतिक नियम क्या था, ये आप लोगों ने देख लिया। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 में ये बोल रहा है सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति की। सामाजिक, आप देखो यहाँ तक मैंने ये देखा प्राकृतिक के बारे में। अब प्राकृतिक के बाद आता है कि समाज का समझौता कैसे हुआ और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ। यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति का मतलब है देश की उत्पत्ति। ध्यान रखना, यहाँ पे राज्य आएगा तो आप लोग ये ना समझें झारखंड बिहार ये सब चीज़ें। ठीक है, सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति का मतलब है, राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है। ठीक है, तो जब भी हम राज्य बोलो तो आप लोग समझ जाओगे देश। चलिए, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान था किंतु कुछ शक्तिशाली लोग द्वारा यह नियम का पालन नहीं किया जाता था। ये बिल्कुल सुनिश्चित से बात है कि जब मैंने भी प्राकृतिक नियम कानून में देखा था तो जो लोग उस टाइम बड़े होंगे, क्या वो लोग तो जो मर्जी वो करते होंगे, है ना। तो वही बताया गया फिर नियम ऐसा कुछ लगा लोगों को कि ये तो बड़े लोग हैं तो ये तो नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो इसी टाइप से यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान था। मतलब जब प्राकृतिक अवस्था जिस टाइम था उस टाइम प्राकृतिक का नियम तो विद्यमान था, लेकिन जो शक्तिशाली लोग थे उस नियम को तो फॉलो नहीं करते थे। तो इसके लिए तो लोगों को कुछ लगा कि इसके लिए तो कुछ किया जाना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट देखिए, राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा आपसे समझौते के आधार पर की गई है। ऐसा कौन बोल रहा? इसका जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने देखा था, ठीक है, ऐसा हॉब्स ने बोल रहा है। ठीक है, कौन बोल रहा है? हॉब्स। ठीक है, कि राज्य की जो स्थापना हुआ, राज्य मतलब देश की जो स्थापना हुआ, जो देश बना वो किससे मिलकर बना है? लोगों के समझौते से बना है। लोगों ने अपने आपस में डिसाइड किए होंगे तभी ये बने होंगे, नहीं तो वैसे नहीं बने होंगे। पॉइंट नंबर 3 देखिए, हॉब्स ने एक सूत्र भी दिया है कि मानो सभी व्यक्तियों एक व्यक्ति से यह कह रहा हो कि हम सारा अधिकार आपको सौंप रहा हूँ, लेकिन आपको भी सारा का जितना भी सारा सत्ता है उसका सारा अधिकार हमें सौंपना पड़ेगा। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। ऐसा हॉब्स ने बोलता है कि सारे लोगों ने ये कहा होगा अपना सरकार से कि मैं अपना सारा अधिकार आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी सारा अपना सत्ता का अधिकार हमको देना पड़ेगा। मतलब ये है कि हम अपना सारा अधिकार आपको दे रहे हैं कि जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन आपको भी जो नियम हम लोगों जनता को देने का बनता है वो चीज़ों आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सरकार बन गई तो सिर्फ आप ही खाओगे वो चीज़ों को, आप ही लुटेरा बन जाओगे। ऐसा नहीं, हम सारा चीज़ आपके, मतलब ऐसा समझो कि हम आपके बातों को पालन कर रहे हैं तो आपको भी मेरे बातों को पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति यानी देश की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा हॉब्स का कहना है। अब चलते हैं हॉब्स का संप्रभुत्व का स्वरूप। संप्रभुत्व मतलब क्या होता है वो इस चीज़ों में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं संप्रभुत्व का स्वरूप। अब यहाँ पे हॉब्स का मानना यह है कि राज्य का सारी बातें लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए। यहाँ पे संप्रभु का मतलब ये बताया गया है, जो हॉब्स हैं वो पॉइंट नंबर 1 में ये बता रहे हैं कि हॉब्स का मानना यह था कि राज्य का सारी बातें लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पे आप संप्रभु का स्वरूप नहीं लिख पा रहे हैं तो डायरेक्ट पॉइंट डाल दे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मार्क्स में 19-20 तो होता ही है ना। अगर थोड़ा बहुत अगर अच्छे से पॉइंट डालोगे तो 1-2 नंबर ज़्यादा होंगे, तो 19-20 तो होता ही रहेगा ना। अगर आप जैसा आंसर डालोगे वैसा ही तुम्हारे मार्क्स भी मिलेंगे। तो हॉब्स का मानना यह था कि जितने भी सारे राज्य की जो सारी बातें वो लोगों को स्वीकार मानना ही चाहिए, स्वीकार करना ही चाहिए। संप्रभु शासक की शक्ति असीमित है। इसने ये बताया संप्रभु शासक की जो शक्ति है वो असीमित है। संप्रभु मतलब हो गया हमारा देश किससे रिलेटेड है। ठीक है, कि जो संप्रभु का शासक है, संप्रभु मतलब वो हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, उसका जो शासक है उसका शक्ति असीमित है। मतलब ये नहीं सीमित है, वो जो चाहे वो कर सकता है, मतलब असीमित है उसके पास शक्ति, और इसलिए उसे कुछ करने से रोका नहीं जा सकता। क्योंकि देखो हमारा सरकार है, क्या हम उसे कुछ करने से रोक सकते हैं? क्या वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रुकावट हम लोग डालते हैं कि ये चीज़ें गलत है। तो जो संप्रभु का शासक है वो जो चाहे वो कर सकता है। तीसरा पॉइंट, साथ ही यह किसी भी व्यक्तियों को बताने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी देश में क्या होना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये लोगों का अधिकार नहीं है। जबकि अभी हम लोग देख रहे हैं ये तो अधिकार है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हॉब्स का ऐसा मानना है कि व्यक्तियों का अधिकार नहीं है कि राज्य देश को क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इसमें लोगों को कोई भी जवाब नहीं देना है।
चौथा पॉइंट यह है कि इनका मानना यह है कि संप्रभुता का कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता। संप्रभुता मतलब वो शासक है ना, यानी वो जो शासक है वो ये कहना चाह रहा है कि शासक का कभी कोई गलत निर्णय ले ही नहीं सकता, इनका ये कहना है। तो फिर लोगों को अटंगा बीच में नहीं डालना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। पांचवा में ये बोलना चाह रहा है कि हॉब्स यह भी मत देता है, यह भी कहता है कि राज्य जब चाहे अधिकार दे सकता है और जब चाहे अधिकार लोगों से छीन भी सकता है। ठीक है, ये भी बता रहा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ करके समझ जाओगे। इनका कहना यह भी था कि संप्रभु के द्वारा मानव समाज में शांति स्थापित किया जा सकता है। इनका यह कहना था कि संप्रभु शासक के द्वारा समाज में शांति स्थापित किया जा सकता है, नहीं तो अगर सब अपना अपना डिमांड करोगे तो इस टाइप से लड़ाई भी हो जाएगा, निश्चित सी बात है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। साथ में राज्य जब चाहे तब कर लगा सकता है और उससे कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये हॉब्स ये भी कहते थे कि राज्य सरकार जब भी चाहेगा तो कर लगा सकता है, मतलब टैक्स लगा सकता है, और जब भी चाहे वो टैक्स घटा भी सकता है, मतलब जो मर्जी वो कर सकता है। लेकिन इसमें जनता का कोई भी प्रतिनिधित्व, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब इन लोगों का कुछ भी बात हो नहीं कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि निष्कर्ष, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग लिख रहे हो BA सेमेस्टर 1 2 3 4 कोई भी हो, आप लोग हाई लेवल के क्लास में चल चुके हो, ग्रेजुएटेड हो चुके हो, तो यहाँ पे आप लोग को ये दायित्व बनता है कि हर एक क्वेश्चन में निष्कर्ष डालें। निष्कर्ष का मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने जो इस क्वेश्चन में पूरी पढ़े हो, इससे क्या निष्कर्ष निकला। इससे अगर छोटी सी बात में पूछा जाए कि इस पूरा को पढ़ करके आपने क्या सीखा, तो उसको डाला जाता है निष्कर्ष में। तो मैंने देखो निष्कर्ष बहुत अच्छा अपनी लैंग्वेज में डालने का प्रयास किया है कि उपरोक्त लिखी गई हर एक पंक्तियों से यह साबित होता है, उपरोक्त लिखी गई हर एक पंक्तियों मतलब ऊपर जितने लिखा गया हर एक लाइनों से यह साबित होता है कि हॉब्स का सिद्धांत निरंकुश राज्य से है। इसका कहना यह है कि किसी भी प्रकार का शासक, राजतंत्र, गणतंत्र सब चलेगा और सब अच्छा है, बस उसमें राज्य को चलाने का शक्ति होना चाहिए। बावजूद उनके सिद्धांत में अनेक कमियां हैं। देखिए मैं समझाता हूँ। उपरोक्त लिखी गई लाइनों से मुझे इस बात का पता चलता है कि जो हॉब्स थे, हॉब्स का सिद्धांत एक निरंकुश है। निरंकुश का मतलब ये हो गया कोई भी एक ऐसा शासक आने, जैसे देखिए पहले में राजा महाराजा लोग शासक करते थे और अभी हमारा कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो पहले और अब में फर्क है। पहले के लोग बहुत ज़्यादा ड्राव वगैरह रखते थे, राजा होते थे, लेकिन अभी वैसा कुछ है नहीं। तो निरंकुश का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा शासक, कोई भी ऐसा आदमी जो बस देश को चलाया, मतलब चलाने के लिए उसके पास एबिलिटी होना चाहिए, उसके पास शक्ति होना चाहिए चलाने के लिए, बाकी वो चला सकता है, उसका मतलब तो निरंकुश। तो इसका जो सिद्धांत है वो निरंकुश राज्य से है। और इनका कहना यह भी है कि किसी भी प्रकार का शासक चलेगा, चाहे वो राजतंत्र हो यानी कि राजा का शासक हो, चाहे गणतंत्र हो, लोगों का शासन हो। अभी लोगों का शासन है, पहले राजा का शासन होता था, तो पहले वालों को राजतंत्र और अभी वालों को गणतंत्र, सब चलेगा, इसका ये कहना था। लेकिन बशर्ते उसको चलाने का क्या होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ कहने के बावजूद भी इनके सिद्धांत में बहुत सारा कमियां भी रह गई, इसलिए मैंने लिखा इसके बावजूद भी उनके सिद्धांत में बहुत सारे कमियां भी था। इतना तो इसने बता दिया, अब बहुत सारे कमी है, क्योंकि आपको भी कमी लगा होगा। क्या कहाँ कमी लगा होगा, जहाँ पे बोला कि लोगों को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, तो कमियां है। तो ये कमियां तो अभी हम लोग यहाँ पे घर बैठे कर रहे हैं ना, लेकिन उस टाइम बहुत सारे लोग, विद्वान लोग ने इसके सिद्धांत में कमियां निकाला। ठीक है, अब कौन सा कमियां वो तो मैं बाद में जिक्र करूँगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे दिखाना था, इसका सिद्धांत को लिखना था। तो अगर पार्ट 1 देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पार्ट 1 में अगर आप पूरा देख लिए होंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो एक क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन के लिए साबित हो सकता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में ये आंसर डाल सकता है, मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। इसके बाद मेरा एक और वीडियो आने वाला जिसमें से मैं MCQ क्वेश्चन बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 9 का। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना ना भूलें। इसके बाद जस्ट आने वाला 1-2 घंटे में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और हम आगे की वीडियो जारी रखेंगे। थैंक यू।